होता ना उनका ही शासन होता है। अब हमारे लोगों में अनुशासन की कमी, तो वो अनुशासन धीरे धीरे आएगा, लेकिन जिस दिन आ जाएगा ना, मैं लिख के कहता हूँ, अभी मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी की कि जिस दिन बहुजन समाज के लोग एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उस दिन इस देश में हमारी सारी समस्याओं का हल सुनिश्चित हो जाए। तो अच्छा दिन है। आज हमारे बीच यहाँ एक नौजवान नेता और हमारे यहाँ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कमल जी का कल जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के अवसर पे एक दिन पहले जो प्रोग्राम आप लोगों ने रखा उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और जन्मदिन के लिए भी मंगल कामनाएं। इस तमाम गांव के जो लोग हैं उन सब के लिए मंगल कामनाएं। सारे संतों गुरुओं महापुरुषों की अनुकंपा उन पर बनी रहे। जन्मदिन तो हर व्यक्ति का होता है, लेकिन मनाए कुछ चंद लोग जाते हैं। आपको भी सैकड़ों में जन्मदिन याद नहीं होंगे, चेक कर लेना चाहिए। जैसे बाबा साहब का जन्मदिन हमें याद है, जैसे तिथि आती है सतगुरु रविदास जी का जन्मदिन हम लोग याद रखते हैं, भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन हम लोग याद रखते हैं, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हम याद रखते हैं, जैसे मानव काशीराम साहब का जन्मदिन हम याद रखते हैं। ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन याद रखे जाते हैं। हम तो उस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाली जो सदी है, आने वाला जो समय है, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग, उनके संघर्ष के जरिए उनको भी महापुरुषों की श्रेणी में जगह मिले। इतना काम वो लोग करके जाएं, ऐसा जो है मेरा मानना है, और ये आने वाले कल में साबित भी होगा। तो बस अब हम 15 मिनट बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, जो आगे पीछे में खड़े हैं साथी, अपने फोन जो है साइलेंट मोड में कर लें, जिससे कि मैं प्रॉपर जब अपनी बात रखूं तो वो चीजें खराब ना हो, आपका फोन ना जाए कि दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाए। हम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उससे मुकाबला करेंगे, इससे मुकाबला करेंगे, लेकिन उनका धैर्य, उनका संघर्ष हम कभी कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग पीछे। आज मैं प्रत्यक्ष यहाँ हूँ, फिर भी लोगों को, हमारे साथियों को मोबाइल में रिकॉर्ड करने की ज्यादा दिलचस्पी है मेरी बात सुनने की बजाय। इस मूर्खता से बड़ी मूर्खता मैं नहीं समझता हूँ। जब मैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हूँ और अपनी बात आपसे डिलीवर कर रहा हूँ, कोई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे मारता नहीं है, मैं यही हूँ, और जो मैं कहूंगा वो आपके दिमाग में जाना चाहिए। ये क्लास है मेरे लिए, ये कोई प्रोग्राम नहीं, ये क्लास है। अब मैं टीचर हूँ, और जो लोग सीखना चाहते हैं वो स्टूडेंट, जो लोग सीखे हुए हैं वो इस आंदोलन के सहयात्री। और अगर मुझसे सीख के बाद यहाँ से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता तो फिर दो चीजों में हो सकता है, क्या तो गलती मेरे अंदर कि मेरे सिखाने में कमी है। तो ये सब कह रहा हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। जानवरों में इंसानों में इतना फर्क है कि इंसानों में बुद्धि है, और जानवर अपने तकलीफ नहीं बता सकता, लेकिन इंसान अपनी तकलीफ बता सकता है। और मैं एक इंसान हूं, मैं आपसे तकलीफ बयान कर रहा हूं कि बहुत दिन हो गए इस गुलामी में जीते हुए, अब कुछ करने का समय आ गया, क्योंकि जो नहीं लड़ेगा उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, और सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, जो आरक्षण के जनक, पेरियर रामास्वामी नाइकर, पेरियर लल्ले यादव, संत गाड़गे जी महाराज, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संतराम बीए, आप जानते होंगे, आप बैठे हुए, संतराम बीए बहुत बड़े नेता हुए, क्योंकि हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते इसलिए आपको जानकारी शायद ना हो। प्रजापति समाज से संतराम बीए एक बड़े नेता हुए, एक बड़े चिंतक हुए, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का बड़ा काम किया। मेरे गुरु, मेरे आदर्श मानव साहब श्री काशीराम, और हमें जवान देने वाले, हमें अधिकार देने वाले, वो ब्लूप्रिंट तैयार करके हमारी गुलामी को खत्म करने वाले परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर। आप सभी महापुरुषों को नमन करते हुए
यहाँ की पूरी टीम, मेरे साथ आए छोटे भाई मैक्सिम जी, ग्रीन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर प्रभाव साहब, धर्मपाल वाल्मीकि जी, आप तमाम लोग। अब खत्म करते हैं, शुरू करने का वक्त की बारी आ गई। अब जिम्मेदारी से जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। ये इसलिए जरूरी है कि कल आप जब आपको कुछ नहीं बचेगा तो तब आपको मेरी बात जरूर याद आएगी। ठीक है? हमारी सम्मानित बहनें, माताएं, ये इतना अच्छा आयोजन मैं यहीं से शुरू करूंगा। आप इसके हालात देख रहे हैं, ये क्या जगह है? कोई बताएगा मुझे क्या है? कम्युनिटी सेंटर। इसके हालात देख रहे हैं आप? ये इस तरह समाज के हालात है, इस तरह से समाज के हालात देखिए। जहां मैं बैठा था वही पंखा बंद था, एक वो पंखा बंद था, 4-5 पंखे बनते, यानी कि पूर्ण रूप से सही काम नहीं कर रहा। कई जगह इसकी छत उखड़ चुकी है, गिर भी सकती है वो ऊपर वाला हिस्सा। वो जो नौजवान लोग वहां बैठे हैं, इसलिए माइक तेज नहीं बनाया, बजवाया यहाँ हमने, कभी गिर जाए। समझ रहे हो? ऐसी समाज, ऐसी हालत समाज की, लोग समाज की 90% लोगों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं, सर पे छत नहीं, खाने को रोटी नहीं, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं, यात्रा के लिए साधन के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल भी नहीं। इसी ऐसी हालात में 90% समाज रह रहा है, और 10% समाज जो आरक्षण और तमाम तरह की सुविधाओं की वजह से आगे बढ़ गया है, उसको लगता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति। उनको लगता है कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े। तो मैं ये बता दूं कि मेहनत तो आपने 1950 से पहले भी की थी। ये भारत है। 1912 में पहली बार ये चर्चा हुई, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, अछूत वर्ग के लोगों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की आजादी मिलनी चाहिए। कब हुई चर्चा? 1912 में पहली बार एक अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई कि इन लोगों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सूबेदार थे, तब उनको सूबेदार होने के बावजूद, और अंग्रेजों का शासन था, तब भी इतना जो है पाखंडवाद का जाल था, इतने तमाम तरह के अधिकारों में बंदिश थी कि वो गेट के बाहर बैठ के पढ़ते थे, जहां पे चप्पल रखे हुए ना बाहर, वहां बैठ के पढ़ते थे। तब उन्होंने उस अपमान को अपने जीवन में लक्ष्य बनाया। ये जो अपमान मैं सह रहा हूं ना, मैं इसको जड़ से काट के जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां ये अपमान ना सहे। आज आपके लिए सरकारी के भी स्कूल के रास्ते खुले हुए, प्राइवेट के भी खुले हुए, आज आप विदेश में पढ़ने जा सकते हैं। ये सारी ताकत दी है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने। लेकिन हालत क्या होगी संविधान की जैसी ये, क्योंकि जिनको सुरक्षा करनी चाहिए वो लोग अपने जीवन में मस्त हैं, और जिनको संविधान से एलर्जी है वो लोग संविधान को तिल करके खत्म कर देना चाहते हैं, वो अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो मैं यहीं से, एक गायक है, मैं उनका गाना पहले सुनता था, आपको समय नहीं लगता। वो कहते थे नौजवानों के लिए कि मेरी कौम के वीर जवानों अब तो हो जाओ इकट्ठे। सिगरेट, दारू, बीड़ी में ना खोइयो जोश जवानी का, थारे ऊपर बहुत है कर्जा बाबा साहब की कुर्बानी का। मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूं यार, हालात बहुत खत्म हो चुके हैं। किसान, परिणाम ये, किसान जो इस देश की सबसे बड़ी जाति है, किसान, वो नहीं चाहते कि उनके पक्ष में ये कानून बने। लेकिन बनाया क्या कानून? पता है क्यों? क्योंकि कानून जो है ना, ये इस लोकतंत्र में जो आज भारत में चल रहा है, इस लोकतंत्र में जनता से पूछ के नहीं बनते हैं। जो चंद ठेकेदार वहां बैठे हुए हैं, वो बैठ के बना देते हैं कानून, चाहे वो जनता के हित में हो या ना। पहली तो मेरी नाराजगी इस लोकतंत्र में अधूरी आजादी से। कैसी आजादी है? आप अपने हक के लिए बोल नहीं सकते हो, आंदोलन नहीं कर सकते हो, सवाल नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो। सड़क पर निकलोगे तो मुकदमे लग जाएंगे, आंदोलन करोगे तो जेल भेज दिए जाएंगे, आंसू गैस के गोले आ जाएंगे, पानी की बौछारें आ जाएंगी, लाठियां पड़ेंगी। कौन सा लोकतंत्र? एक सबसे बड़ा झूठ जो लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, राजनीति। राजनीति 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 समझते किसे कहते हैं? राजनीति होती है राज करने की नीति, और राज करने की नीति ये कहती है कि चाहे झूठ बोल के करना पड़े, चाहे धोखा देके करना पड़े, चाहे गुमराह करके करना पड़े, चाहे लूट खसोट करके करना पड़े, चाहे हत्या करके करना पड़े,
चाहे बंटवारा करके करना पड़े, राजनीति करनी है। और राजनीति तो हो रही है हमसे। अगर हमसे राजनीति ना होती तो 5 साल में जो 1 या 2 बार हमसे वोट मांगने आते हैं, वो 5 साल में क्यों नहीं आते बार बार? जब हम पे हमारे अधिकारों पर डाका पड़ता है, जब हम पे अन्याय अत्याचार होता है, जब हमारे स्कॉलरशिप बंद कर दी जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का रास्ता तो एजुकेशन ही। अगर मैं यहाँ पढ़ ना पाता, अगर मैंने अपने जीवन में पढ़ाई ना की तो यहाँ बोल पाता? कभी संभव नहीं। बाबा साहब ने गूंगों बहरों को जबान दे दी भाई, और आपके होते अगर वो जबान कट जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में भाषण दिया था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये भी कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया, अगर आप इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। और उन्होंने ये भी कहा, ये आपके लिए स्पेशल सिर्फ आपको टारगेट करके कहा होगा बाबा साहब ने कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा। अगर सोचिए कि भाई ये सरकार जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके आके धार्मिक देश बनाने की तरफ बढ़ाने की बात कर रही है, सोचिए अगर संविधान इस देश से हट जाएगा तो आप अपने आप को जवान कहने में गौरव महसूस करोगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा, मैं बाबा साहब का इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग सुने, क्योंकि वो आपने देखे नहीं है, लेकिन काश आप उनकी एक बात को समझ जाए और दिल को लगा ले तो शायद कुछ बदल जाए। उन्होंने कहा, जिस कौम का युवा जीते जी, जिस देश का युवा, समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, उनके हितों की रक्षा नहीं करता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस कौम, समाज, देश का युवा जीते जी अपने हकों के अधिकारों के लिए सम्मान, स्वाभिमान के लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। फैसला हमारे हाथ में। अभी संविधान है, लोकतंत्र, चुनाव, तमाम तरह की चीजें वो बाद की बात है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जितनी सत्ता की अहमियत उतनी विपक्ष की अहमियत भी है, लेकिन विपक्ष है कहाँ? चारों तरफ से मिलकर लोग उस लूट खसोट की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब एक नारा लगा था चंद्रशेखर भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मगर मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ किस तरफ बढ़ूं आगे? इधर दीवार की तरफ, या पीछे जंगले की तरफ, या उस गेट की तरफ, या किधर बढ़ूं आगे? आप बताओ तो सही, आगे किधर बढ़ूं? कब तक ये खोखले नारों में जीते रहेंगे? जिंदाबाद, मुर्दाबाद, क्या क्या हो जाएगा जिंदाबाद करने से? फोटो खींचने से क्या हो जाएगा? बाबा साहब कितनी बड़ी फोटो, खूब फोटो खिंचवा लो, क्या आप में से कोई बाबा साहब जैसा बन जाएगा? सतगुरु रविदास महाराज की आपके घर में फोटो है, गुरु नानक देव जी की फोटो आपके घर में, क्या आप उनके दिखाए रास्ते में चले बगैर उनके जैसे बन सकते हैं, उनके नखून के बराबर भी? मैं तो अपनी हैसियत इतनी मानता हूं कि मैं मिट्टी का आदमी हूं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आप लोगों की, इस समाज की, हमारे महापुरुषों का कर्ज, क्योंकि जिनको मैंने गुरु माना, आप किसको मानते मुझे नहीं पता, मैंने जिनको गुरु माना मैंने उनके सिद्धांतों को अपनाया कि जो आप समाज से कमिटमेंट करेंगे, जो वादा करेंगे, वो आपको निभाना पड़ेगा मरते दम तक भी, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वादा किया, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई थी, मुझे तकलीफ हुई। मैंने वादा किया कि जब तक मैं बहुजन समाज के लिए कुछ कर नहीं दूंगा, इनका राज कहीं स्थापित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। और ये बात मैंने लगातार कई बार कही, कई मंचों से कही, कई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से कही, लेकिन मैं जब जाता हूं तो हमारे लोग माला लेकर खड़े रहते हैं और सम्मानित लोग फिर माला के फील मुझसे करते हैं। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं आज अपने संकल्प को छोड़ दूंगा तो आप उम्मीद करते हैं कल मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। जो व्यक्ति आज आपसे झूठ बोल जाएगा, जो आमने पीछे कुछ और सामने कुछ करेगा, तो वो क्या कल आपको धोखा देगा? तो मैं मान्यवर काशीराम साहब को अपना गुरु मानने वाला चंद्रशेखर आजाद हजारों बार ठगे गए समाज को दोबारा ठगने के लिए मैदान में नहीं आया। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप क्या सोचते हैं, मगर मुझे फर्क पड़ता है कि अगर हम नौजवान होके, हम में क्षमता होकर हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। सत्ता समझते हैं क्या होता है? सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों का हल खोल सकती है। काशीराम साहब कहते थे, जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिनमें बल नहीं होता उनका हल नहीं होता। नारेबाजी करके किसान 10 बजे तक पड़े हुए थे, उनकी समस्या का हल हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका बल व्यक्तिगत तो है, राजनीतिक बल उनके पास नहीं।
तो उन्होंने ये भी कहा कि जिनका नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता। समाज को नेता तो बनाना पड़ेगा। अगर समाज अपना नेता नहीं स्वीकार करेगा, नहीं बनाएगा, तो उनकी समस्या को कोई नहीं सुनेगा। रोते नहीं है क्या? बताओ, रोज आपकी हत्या होती है पूरे देश के अंदर, रोज बहनों के साथ माँ बहनें बैठी है। नहीं कहनी चाहिए लेकिन कहनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या होता है, आपके अंदर का स्वाभिमान जागता है कि रोज आपकी बहनों का चीरहरण होता है, रेप होता है, हत्या होती है, सामूहिक दुष्कर्म होता है, जला दी जाती है, हत्या करके रेप करके फांसी पर लटका दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। एफआईआर के लिए भी आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। आप अपनी हैसियत आंक रहे हो क्या? ये जो ओबीसी एससी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अपनी हैसियत तो आपको क्या है? आपका जो अधिकार आपको मिला उसको सरकार छीन रही है। अगर आपको नहीं बचा पा रहे तो आप अपने आप को ताकतवर कहां समझते हो? कहां रोड पे चिल्लाते फिरते, नारे लगाते, झंडे उठाते? ये झंडे यही रखे रह जाएंगे। जितने लोग यहां बैठे, अगर इसमें से आधे लोग भी तय करके और आने वाले 5 साल मेरे साथ खड़े हो गए ना, मैं हरियाणा को पैरों से जो है ना, पैरों से पूरे हरियाणा को घूम जाऊंगा और गारंटी से कहता हूं कि यहां बहुजनों का राज। जितने लोग यहां बैठे हैं, ताली बजा के अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट मत करो, मेरी बात को सुनो। जितने लोग यहां बैठे, अगर वो ईमानदार से तय कर लें, तुम में से जितने लोग बैठे, बताओ कितनों को पिछले 5 साल में रोजगार मिला? 4 साल की सरकार में बताओ, हाथ उठा के क्यों नहीं मिला? जबकि संविधान तो ये कहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय सरकार देगी। ये सिस्टम बना तो इसलिए है ना कि हमारे पास एक सर्वोच्च पद होगा, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी क्या है, पूरे देश के लिए योजनाएं बनाएंगे, लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा तो स्टेट वाइज बट गया है। स्टेट बनेंगे, स्टेट में मुख्यमंत्री होगा, जो योजना ऊपर से आएगी वो लोग नीचे लागू कराएंगे। फिर पूरा सिस्टम बना, वहां पे प्रमुख सचिव है, प्रमुख सचिव योजना को क्रियान्वित करके कमिश्नर और डीएम को भेजेगा, डीएम एसडीएम को भेजेगा, तहसीलदार को भेजेगा, नीचे तक सेक्रेटरी तक जाएगी। सेक्रेटरी कहाँ होता है? ग्राम पंचायत में। कि गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी ये सुविधाएं मिले जो अमीरों को मिल रहा है, क्योंकि हम समानता की बात कर रहे हैं। भारत का प्रिम्बल, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है वो समानता की बात करता है और उसने हमें समानता के अधिकार दिए हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकलों में हमें मूल अधिकारों में समानता का अधिकार है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? जो न्याय हमारा जन्म से अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बाबा साहब की एक लाइन शायद आप सुन गए। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ बुरे हैं, उनकी नीति बुरी है, उनकी नीयत बुरी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ बुरे हैं, चलाने वाले हाथ नहीं अच्छे हैं, चलाने वाले हाथों की नीति अच्छी है, उनकी नीयत अच्छी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। क्यों? कहते हैं कुदरत के फैसले ना नीयत में तय होते हैं। जिनकी नीयत ही नहीं, क्या पैसे वाले लोग हमारे समाज में नहीं है? मगर क्या पैसे वाला के गरीब के बराबर में खड़ा होकर उसके कंधे को सपोर्ट कर रहा है कि ले मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को पढ़ाई चाहिए तो मैं मदद कर दूंगा, तेरे मकान में दिक्कत तो मैं मदद करूंगा? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नीयत नहीं। तो गरीबों को अपनी लड़ाई अपने कंधों पे यार लड़नी पड़ेगी। सुन लो मेरी बात, तुम्हें अगर भ्रम हो कि कोई अमीर आकर तुम्हारे दुख और तुम्हारे आंसू पूछ देगा तो बहुत लंबे समय से तुम इंतजार ही कर रहे हो। भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे तो ये आगे मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर किसी को करनी होती तो वो आ जाता, लेकिन लड़ाई समस्या कहां है ना? सुनो, जब कोई लड़ता हो तब हमारे लोग दूर बैठ के तमाशा देखते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगाते हो, कोई भी काम करोगे उससे पहले उनको जय भीम नमस्कार करते हो, उनके आगे माथा टेकते हो। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में लड़ रहे थे तो हमारे लोग उनको काले झंडे दिखा रहे थे, हमारे लोग उनको पत्थर मार रहे थे। हमारे यहाँ समस्या का ना मरने के बाद आकलन करते। जब मान्यवर काशीराम गली गली घूम के आप लोगों को समझा रहे थे, ये बहुजन समाज के लोगों एक हो जाओ, समझाते थे, लड़ते थे। और मैं तो उनको इसलिए गुरु मानता ना कि मैंने देखा उनको कुछ नहीं लेके गए आपसे। ये तुम सब लोग जो राजनीति करने का सोच रहे हो या सोचते हो या करना चाहते हो, ये राजनीतिक सोच दी है माननीय काशीराम साहब ने, तुमसे कुछ नहीं लेके गए। एक आदमी बता दे कि मुझसे 1 रुपया लेके गए हो, समझते हो? तुम पे बहुत राजनीतिक लोग एक एमएलए बन जाएगा तो उसकी कोठी ऐसी मिलेगी कि अंदर यहां जहां से घुसोगे रात दिन तक देखते रहोगे तो आपको ऐसा लगा सब संगठन में लगा हुआ है। लेकिन मेरे रहबर का घर जाके देखना, आज भी दीवार इससे बुरी हालात में। ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, मगर मैंने माना
क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है। मैं भी शायद उनके नखून के बराबर भी ना हूं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि जब कभी मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मान्यवर मैंने आपका कर्ज, बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने आपका कर्ज चुकाने का प्रयास नहीं किया। मैंने प्रयास किया और मैं ईमानदार से प्रयास भी कर रहा हूं। मैं देश के किसी कोने में नहीं रुकता हूं और मैं ही नहीं, भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं रुकता है, ना जान की परवाह करता है। क्या भीम आर्मी के लोग कोई तनख्वाह देता, कोई किराया खर्चा भी देता, फिर भी पूरी ईमानदार से मेहनत करते हैं और गालियां भी खाते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम करेगा, जो घर से निकलेगा, उसको सब सहना पड़ेगा। हमारे गुरु, हमारे रहबरे कह गए, अगर आपको लगता हो कि आप इनको समझाने जाओगे, ये आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आपको आरोप नहीं लगाएंगे, आपको बुरा नहीं कहेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अगर ये समाज इतना तैयार हो गया होता और इसमें इतनी समझ होती तो उन्हें ना तो काशीराम साहब की जरूरत होती, ना चंद्रशेखर की जरूरत होती, ना कमल जी की जरूरत होती, ना प्रजापति जी की जरूरत होती, किसी की जरूरत नहीं होती। वो तो खुद में उसको पता था उसका अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हरियाणा के हालात तो बहुत दयनीय है। यहाँ तो शेड्यूल कास्ट के लोग आपस में बटे हुए क्लास 1, 2, 3, 4 किसने गिरी? उन्होंने। हम अभी पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना इस देश में होगी, उस दिन इस देश में लोगों के दिमाग खुल जाएंगे, पता लग जाएगा किसका अधिकार किसने छीना। ये बता के कि शेड्यूल कास्ट में तो इस जाति ने अधिकार ले लिया, बैकवर्ड में तो इस जाति ने अधिकार ले लिया। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, जातिगत जनगणना करा के साबित बता दो कि किस पे कितने रिसोर्स है, पता तो लग जाए कि 60% नौकरियों पे कौन सा समाज काबिज है और 40% नौकरियों पे इस देश का एक आंकड़ा कहता है, आर्थिक आंकड़ा, कि देश की 90% पूंजी जो है उस पे 10% लोग काबिज है और 10% पूंजी से 90% लोग अपने जूते रगड़ रहे हैं। एक टाइम की रोटी मिले ना मिले कुछ नहीं पता है। और कितने लोग तो भूख से मर जाते हैं, कितने लोग छत ना होने के कारण, बाढ़ के कारण पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग इलाज ना मिलने के कारण मर जाते हैं। जबकि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की। अगर आपको इलाज नहीं मिला बेहतर और आप टैक्स भरते हुए देश प्रदेश में रहते हैं तो सरकार पर मुकदमा होना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है टैक्स कितना भरते हैं आप?